भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा के क्रम में हम लोगों ने 1935 के अधिनियम तक के सफर को तय कर लिया है। 1935 के अधिनियम को पढ़ने के बाद अब हम आज शुरू करेंगे 1935 के अधिनियम के पश्चात से लेकर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो हमारी संविधान सभा और अंतरिम सरकार के गठन होने तक की का जो बीच का जो घटनाक्रम है, उन घटनाक्रमों की आज हम विवेचना और उसका विवरण देखेंगे। दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र श्रीवास्तव और आप जिस मंच पर हैं, इस मंच का नाम है जीएस विद शैलेंद्र। आज हम लोग अपने सफर को शुरू करेंगे, अपनी क्लास को शुरू करेंगे 1935 के अधिनियम के पश्चात भारत की राजनीतिक घटनाक्रम कौन कौन से हुए और किस तरीके से हम संविधान सभा के गठन तक की प्रक्रिया तक पहुंचे। उन घटनाओं का, उन प्रस्तावों की आज हम चर्चा करेंगे, उनकी विवेचना करेंगे। देखिए, 1935 के अधिनियम में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रांतों में एक स्वायत्त सरकार के गठन की बात की गई थी। ये अधिनियम में हम लोग पढ़ चुके हैं और उस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई, एक स्वायत्त सरकार के गठन की बात की गई। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुनाव की बात की गई थी, निर्वाचन होगा और कर और आपकी संपत्ति और शिक्षा के आधार पर भारत के लोगों को सीमित मताधिकार भी प्रदान किया गया था। वो लोग चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है, चुनाव में वोटर के रूप में वो रजिस्टर्ड होंगे। और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1937 में भारत में चुनाव हुए। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि उस समय भारत में 11 प्रांत ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में के अंतर्गत थे और उन 11 प्रांतों में 1937 का चुनाव हुआ 1935 के अधिनियम के आधार पर। और उसका रिजल्ट क्या रहा कि 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और 3 प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। उन 8 प्रांतों में, जिन प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, उसमें 6 में तो कांग्रेस ने अपनी बदौलत, अपने दम पर पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई और 2 राज्य जहां पर उसने अन्य छोटे दलों के साथ सहयोग करके सरकार बनाई। यहां से कभी कभी प्रश्न पूछते हैं मित्र कि कहां पे उन राज्यों में जहां पे कांग्रेस की सरकार थी या नॉन कांग्रेसी सरकार थी या पूर्ण बहुमत वाले संबंध में प्रश्न पूछते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कि 11 प्रांतों में 6 में कांग्रेस ने जहां अपने दम पर सरकार बनाई, वो कौन कौन से प्रांत थे? वो था उड़ीसा, वो था बिहार, वो था आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत जिसको कहते थे, संयुक्त प्रांत, आपका मद्रास और बंबई। इन 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी बदौलत सरकार बनाई, इसको यहां पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। और 2 प्रांतों में, एक तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और एक असम, यहां पर उसने वहां के छोटे दलों के साथ सहयोग करके, यहां पे वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और छोटे दलों को सहयोग लेते हुए वहां भी अपने सरकार बना ली। केवल 3 ऐसे राज्य थे, 3 ऐसे प्रांत थे जहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। वो था एक आपका सिंध, जहां पर मुस्लिम लीग की सरकार बनी यहाँ पे पूर्ण रूप से, और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और बंगाल में भी कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। वहां पे मुस्लिम लीग उनकी सहयोगी पार्टी थी। तो कभी यहां से प्रश्न पूछ लेते हैं तो यह आप याद रखिए। तो 1937 के चुनाव के तहत इन राज्यों में चुनाव हुए और यहाँ पर सरकार की वस्तुस्थिति ये थी। 8 राज्यों में कांग्रेस की सफलता बहुत बड़ी सफलता थी, ठीक है। अब ये सरकार काम कर रही थी और उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जो वैश्विक पटल पर जिसका आगमन हुआ और जिसने भारतीय राजनीति को भी प्रभावित किया। वो था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ जब हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने भारत की बिना राय जाने, चूंकि 11 प्रांतों में स्वायत्त सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार को चाहिए था कि वो इन प्रांतों की सरकारों से विचार विमर्श करे। लेकिन सरकार ने ऐसा ना करते हुए स्वेच्छा से भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से जो है सहयोगी राष्ट्र के रूप में युद्धरत घोषित कर दिया, शामिल घोषित कर दिया। तो इस कारण से नाराज होकर कांग्रेस ने 28 माह तक ये सरकार चलाई थी और अक्टूबर 1939 में जो 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, इन लोगों ने त्यागपत्र दे दिया विरोध स्वरूप, इस घटना के विरोध स्वरूप।
और दूसरे एक कारण और भी था कि ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वाधीनता, भारत में जो आपका संविधान निर्माण के मत में जो उनकी डिमांड चल रही थी इसी समय, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था। वो भी एक कारण था, लेकिन मेजर कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में इसको शामिल घोषित कर दिया गया भारत को, बिना भारत की राय जाने। तो अक्टूबर 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप में जो मुस्लिम लीग थी उसने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, कि मतलब जो विभिन्न प्रांत थे जहां पर कांग्रेस की सरकार थी वो उससे मुक्त हो गए। तो इसको उसने बड़े खुशी 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो ये एक पहला घटनाक्रम था। आप यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका को देख सकते हैं। उसके बाद चूंकि कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया और आंदोलन और का दबाव सरकार पर पड़ने लगा, तो सरकार जो है भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आई। लॉर्ड वेवेल को जो उस समय लॉर्ड लिंथ जो उस समय वायसराय थे, उनके माध्यम से एक प्रस्ताव रखा गया। उस प्रस्ताव की मोटी मोटा बात यही है कि उसने उस प्रस्ताव में 8 अगस्त 1940 को आई, इसलिए कभी कभी इसको अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, ठीक है। इसके जो मूल बात ये थी कि इस प्रस्ताव में स्वीकार किया गया कि हाँ, भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। मतलब पहली बार अंग्रेजी सरकार ने यह स्वीकार किया, इस मांग को स्वीकार किया कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर आप समझ लें, बहुत ही, कि संविधान होना चाहिए, इस बात को उसने इस मत को उसने स्वीकार किया, लेकिन ये संविधान बनाएगा कौन, ये संविधान की उत्पत्ति कैसे होगी, इसकी रचना कैसी होगी, कौन करेंगे, इस संबंध में ये प्रस्ताव बिल्कुल मौन था। संविधान सभा इत्यादि जैसी संस्थाएं जो अक्सर संविधान निर्माण की प्रक्रिया को संपन्न करती हैं, इस प्रकार की किसी संस्था या संगठन की संरचना का कहीं पे कोई जिक्र नहीं था। ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि माइन्यूट जो है प्रश्न बन सकता है कि कहाँ पे किस प्रस्ताव के तहत या किसमें संविधान होना चाहिए ये बात स्वीकार किया गया, लेकिन संविधान सभा की बात नहीं की गई। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर तो जैसा कि बात है कि इसमें बहुत मोटी मोटा ये एक लॉलीपॉप की तरह था कि हम देंगे, ये चीज देंगे, लेकिन उसकी कोई रूपरेखा नहीं थी, कोई मार्ग नहीं था, तय मार्ग नहीं था, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। अब उसके फिर बदले में देखेंगे आप दूसरा चरण क्या हुआ कि जब ये प्रस्ताव में एकमत नहीं हुई, न सरकार एकमत हो पाई और ना ही हमारा राष्ट्रीय आंदोलन एकमत हो पाया, तो हम क्या देखते हैं, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। अक्टूबर 1940 में विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर सरकार आंदोलन, इधर राष्ट्रीय आंदोलन का दबाव बढ़ रहा था सरकार के ऊपर दोहरा दबाव ये भी था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव पड़ रहा था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है पूरी दुनिया में ये प्रचारित कर रही थी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध वो लड़ रही है वो स्वतंत्रता, लोकतंत्र और जनमत के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दे रही है। वैश्विक जो एक समानता और जो है तमाम लोकतांत्रिक विचारों को लेकर संघर्षरत है, और वहीं पे वो भारत और अन्य उपनिवेशों में वो अवैध कब्जा बनाए हुए थी। तो ब्रिटिश जनमत, वहां ब्रिटिश सरकार पर द्वितीय विश्व युद्ध में जो उनके सहयोगी राष्ट्र थे उनका दबाव था कि आप जो है मतलब ये दोहरा चरित्र नहीं चल पाएगा, तो कुछ रियायतें देने के लिए फिर वो दबाव में आए। और उसी क्रम में आगे क्रिप्स मिशन आया। स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वो एक पदाधिकारी थे जो वहां पे आए मार्च 1942 में भारत में, और वो अपने साथ एक प्रस्ताव लेके आए कुछ। अब देखिए इन प्रस्तावों को थोड़ा हम समझ लेते हैं। सबसे पहला एक प्रस्ताव इन्होंने ले आए तो इन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए और उस संविधान का निर्माण कौन करेगा, एक संविधान सभा करेगी। यानी कि ये पहली बार ये क्रिप्स मिशन था जिसने भारत में संविधान सभा की बात की थी। लेकिन यहां भी फिर ये आधी अधूरी बात थी। ये संविधान सभा की बात तो किए कि ठीक है एक संविधान होना चाहिए भारत के लिए और उस भारतीयों के लिए, और एक संविधान सभा उस संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन ये संविधान सभा कैसे गठित होगी, कौन लोग इसके सदस्य होंगे, कैसे वो उस सभा का अंग बनेंगे, कैसे वो सदस्य बनेंगे, उस प्रक्रिया आदि के बारे में कोई चर्चा, कोई रोड मैप नहीं था।
दूसरी बात ये कही गई कि जो संविधान बनाया जाएगा वो संविधान को जो प्रांत हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत, उन प्रांतों को संविधान को अडॉप्ट करने, उसको स्वीकार करने और उसे अस्वीकार करने का अधिकार दिया जाएगा। और तीसरी बात कहा गया कि भारत की जो डिमांड चल रही है औपनिवेशिक स्वराज प्राप्त करने की, ये भी देने पर विचार किया जाएगा, और यानी कि भारत को एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा प्रदान करने पर भी विचार किया जाएगा। परंतु ये जो प्रस्ताव, हमने 3 मुख्य प्रस्ताव इसके देखे कि एक संविधान होना चाहिए जो संविधान सभा जिसका निर्माण करेगी, संविधान को राज्यों को स्वतंत्रता होगी वो उसको अडॉप्ट करें अथवा ना स्वीकार करें, तीसरा एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा भारत को दिया जाएगा। ये सारी बातों को कब प्रभावी किया जाएगा, ये इस पे कब काम किया जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद, उसके पश्चात ये काम किया जाएगा। तो इसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसको तत्काल में उनकी मांग पर विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं था, तो कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया कि नहीं। और चूंकि प्रारंभिक दौर में ब्रिटिश सरकार जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रही थी, ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमजोर थी, जर्मनी उन पर हावी होता जा रहा था, तो उनके खुद के अस्तित्व में बहुत खतरा था। इसीलिए गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कहा था पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने इसी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कहा था पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि उत्तर दिनांकित चेक। ठीक है, और इसी में जवाहरलाल नेहरू जी ने इसमें एक ऐड कर दिया था, वो भी टूटते हुए बैंक का, मतलब वो बैंक चेक दे रहा है जिसके खुद के अस्तित्व पे संकट है कि भविष्य में वो रहेगा कि नहीं, और वो चेक दे रहा है कि हम आपको ये चीज देंगे। तो जहां उस बैंक के पास खुद का अस्तित्व बचाने का संकट है, वो चेक दे रहा है भारत को, वो बता रहा है कि हम आपको ये रियायतें भविष्य में देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, और मुस्लिम लीग ने इसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इस क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में जो उनकी मांग चल रही थी पृथक पाकिस्तान के रूप में, एक अलग राष्ट्र के रूप में, उसको क्रिप्स मिशन ने सिरे से खारिज कर दिया। और इस कारण से मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को, इनके प्रस्ताव को भी उसने भी अस्वीकार कर दिया। यानी कि दो बड़ी राजनीतिक विचारधाराएं या राजनीतिक दल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो ये मिशन भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक, अब क्रिप्स मिशन असफल हुआ, फिर भारत राष्ट्र जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और राष्ट्रीय आंदोलन भी आगे बढ़ रहा था, हम देखते हैं अगली घटनाक्रम, वो था भारत छोड़ो का प्रस्ताव। वर्धा में 1942 में 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की बैठक हुई कार्य समिति की, और उसमें निर्णय लिया गया कि भारत में अब भारत छोड़ो प्रस्ताव अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन लाया जाए, और उसके संबंध में एक प्रस्ताव रखा गया। तो वर्धा में कार्य समिति की बैठक में उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, और फिर ग्वालियर टैंक बंबई में 8 अगस्त 1942 की बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भाग लिया, पूरे अखिल भारतीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में जो है भारत छोड़ो के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। और उसके अगले ही दिन से 9 अगस्त, या कह सकते हैं कि 8 अगस्त को रात से ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था, वो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन एक प्रमुख घटनाक्रम रहा। सरकार जो है इस पे प्रतिक्रियावादी रह के दमन का कार्य करती रही और आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। फिर शांति स्थापना, सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से अंग्रेजी सरकार का जो अगला कदम था वो था, उसने वेवेल को, लॉर्ड वेवेल को 4 जून 1943 को वायसराय बनाकर भेजा, और इस उद्देश्य से बनाकर भेजा कि आप जाइए और भारतीय जो जनमानस है, भारतीय जो राजनीतिक जो इस समय उठापटक चल रही है, उसको आप शांत करिए और उन दलों को साथ लेकर आइए ताकि वो हमारे साथ शांति समझौता स्थापना कर सके, वो आप उनके सहयोग को सुनिश्चित कर दिए। तो इस उद्देश्य के साथ जो है वेवेल को 4 जून 1943 को वायसराय बनाकर भेजा गया, और उसने लगभग 1.5-2 सालों की मेहनत की, पूरे भारत में घूमा, विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क साधा, और उसने एक योजना बनाई, और उस योजना को उसने 14 जून 1945 को उसने सार्वजनिक किया। और उस योजना पर विचार करने के लिए उसने सभी दलों को, भारत के दलों को शिमला में एक शिमला में एक बैठक के लिए बुलाया। उसी को शिमला सम्मेलन कहा जाता है, जो कि 25 जून 1945 से लेकर 14 जुलाई 1945 तक चला। अब इस सम्मेलन, वेवेल योजना की प्रमुख बात क्या थी?
उसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। वेबल योजना के अंतर्गत लॉर्ड वेबल ने यह ऑफर दिया कि जो वायसराय की परिषद होगी, ठीक है, वायसराय की परिषद में 2 सदस्य सिर्फ, एक खुद वायसराय और एक जो सेनापति है, ये 2 पद को छोड़ के बाकी जितने पद होंगे, जो भी सीटें होंगी, वो भारतीयों की होंगी, वो भारतीयों को दे दिया जाएगा, उस पर भारतीय लोगों को नियुक्त किया जाएगा। और दूसरी बात उसने जो बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनिए कि जो सदस्य भारतीयों के द्वारा जो भारतीय उसमें नियुक्त किए जाएंगे, उन सदस्यों को 2 बराबर भागों में बांटा जाएगा। आधे जो होंगे वो हिंदू कम्युनिटी से होंगे और आधे जो होंगे वो मुस्लिम कम्युनिटी से होंगे। ठीक है, आप इस बात को समझिए। अब इस पर एक नया बखेड़ा शुरू हुआ। मुस्लिम लीग ने मांग की, उसने कहा, अपना प्रस्ताव दिया कि जो आधे सदस्य मुसलमानों के द्वारा भरे जाएंगे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के थ्रू भरे जाएंगे, क्योंकि उसने दावा प्रस्तुत किया कि मुस्लिम लीग ही भारत में मुस्लिम कम्युनिटी की एकमात्र प्रतिनिधित्वक संस्था है। लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि बहुत नहीं, ऐसा तो है नहीं, भारत कांग्रेस जो है वो अखिल भारतीय समस्त भारत को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरा उसने कहा कि नहीं, ये जो अनुपात आप बराबर बराबर का दे रहे हैं, ये भी एक अन्यायपूर्ण है, न्याय और जो है कह सकते हैं कि अव्यवहारिक है, क्योंकि जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके अनुपात में वो संख्या होना चाहिए था। भारत और मुस्लिम जनसंख्या उसमें बराबर नहीं थी, ठीक है, तो उसके जनसंख्या के अनुपात में देना चाहिए था। और दूसरा उसका विरोध इस बात से था कि मुस्लिम लीग की जो मांग थी कि आप जो है कांग्रेस की मुस्लिम सीट जो है वो सिर्फ मुस्लिम लीग के थ्रू भरा जाए। तो इस प्रकार से इसमें मतैक्यता स्थापित नहीं हो पाई और ये प्रस्ताव और ये सम्मेलन जो शिमला सम्मेलन था वो भी असफल हुआ। ये भी एक फैक्ट इसमें पूछ लेता है, गांधी जी सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, अबुल कलाम आजाद जो है वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शिमला सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, तो ये हो गई वेबल योजना और शिमला सम्मेलन की बात। ठीक है, इसके प्रस्ताव पे भी हम लोगों ने चर्चा कर ली और हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात कैबिनेट मिशन की। इसके बाद फिर अंग्रेजी सरकार ने एक प्रयास किया और जो है कैबिनेट मिशन 1946 में। अच्छा देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि ब्रिटेन में सरकार चेंज हुई और उदारवादी दल के क्लेमेंट एटली जो है वो सरकार बनाए और उनका स्पष्ट मत था कि भारतीयों को स्वतंत्रता, भारतीयों को जो है स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए। और उस उद्देश्य से उन्होंने एक नए मिशन का गठन किया जिसको कहा गया कैबिनेट मिशन, क्योंकि इसमें जो 3 सदस्य थे, 3 सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष भी थे। पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्षता भी कर रहे थे। तो इस कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक, ये तीनों लोग इस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और तो ये लोग आए भारत में। चूंकि ये कैबिनेट वहां के कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन का नाम भी दिया जाता है। और मार्च 1946 में ये भारत आए और इन्होंने जो एक प्रस्ताव दिया, वो प्रस्ताव जो है इसने भी ऑलमोस्ट जो कांग्रेस मुस्लिम लीग की जो मांग चल रही थी पृथक पाकिस्तान की, उस प्रस्ताव को तो इसने भी खारिज कर दिया। लेकिन इन्होंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो अपनी ओर से, उसने ऑलमोस्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों सरकार, दो पार्टियां थी उस समय, 2 दल, इन दोनों को कन्विंस कर लिया था। ठीक है, ऑलमोस्ट। और फिर इनके प्रस्ताव पर आगे अगला राजनीतिक घटनाक्रम आगे बढ़ता है। तो अभी तक जो प्रस्ताव हम लोगों ने देखा, चाहे ये अगस्त प्रस्ताव था या फिर कैबिनेट मिशन या वेबल योजना, ये सारे जो प्रस्ताव थे इसमें जो बात की गई, वो सारे प्रस्ताव असफल सिद्ध हुए। वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए, भारत में शांति स्थापना या अगले संवैधानिक सुधार या स्टेप को नहीं उठा पाए, नहीं उसको सफलपूर्वक संचालित कर पाए। लेकिन क्रिप्स मिशन जो है वो ऑलमोस्ट जो उस समय भारत में अव्यवस्था चल रही थी, उस परिप्रेक्ष्य में कैबिनेट मिशन ने दोनों दलों का सहयोग प्राप्त करने, उनको कन्विंस करने में सफलता प्राप्त की और इसने जो प्रस्ताव दिया उसी के आधार पर भारत में आगे चलकर संविधान सभा का गठन हुआ और जिसने भारत के संविधान की रचना की। अब थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे और कैबिनेट मिशन के बारे में समझेंगे। ये बेसिकली हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों ने, लेकिन उतनी ही बातों की चर्चा की जो हमारी राज्य व्यवस्था
के इस पाठ्यक्रम को या आगे की चीज़ों को समझने के लिए हमें जितनी ज़रूरत है ताकि हम चीज़ों को एक समझ बना पाएँ, उतने ही बस हम लोगों ने देखा। लेकिन जब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे इसको, तो और इसको ज़्यादा डिटेल में इन सारे घटनाक्रमों, इन प्रस्तावों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम जरा कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों की बात कर लें। इसके बाद क्या हुआ, देखिए कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था, ये अभी तक के प्रस्ताव में सबसे बेहतर था और इसी के प्रस्ताव के तहत भारत में संविधान सभा के गठन की बात शुरू हुई। इस प्रस्ताव में भारत के लिए, देखिए कैबिनेट मिशन की बात अगर हम करें तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया और कौन उसके सदस्य अभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब कैबिनेट मिशन के अंतर्गत क्या हुआ, भारत में इसने बताया कि भारत में संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, होगी, और उस संविधान सभा की संरचना कैसे होगी, उसका गठन कैसे होगा, इस पर भी उसने जो है एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। अभी तक के जो प्रस्ताव थे, चाहे क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव थे, चाहे अगस्त प्रस्ताव थे, चाहे आपका वेवेल योजना थी, इसमें आगे केवल लक्ष्य बताए गए थे, रोड मैप नहीं बताया गया था कि कैसे वहां तक हम पहुंचेंगे, किस प्रक्रिया का पालन करेंगे। लेकिन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ये कहा गया कि भारत में संविधान का निर्माण होगा और उस संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी, और वो संविधान सभा का गठन कैसे होगा, कौन लोग रहेंगे उसके सदस्य, कौन वोटर होंगे, कहां कहां से, किन राज्यों से, किन प्रांतों से, कैसे देशी रियासतों का कैसे इसमें प्रतिनिधित्व होगा, इन सब बातों पर व्यवस्थित इसमें चर्चा की गई थी और उसका रोड मैप बताया गया था। तो इसी के आधार पर हमारे संविधान सभा का गठन हुआ। दूसरा, इसमें यह भी बात कही गई कि जो संविधान सभा होगी, वो जब संविधान सभा गठन होकर आएगी, वो संविधान का निर्माण करेगी, और उसके अलावा संविधान सभा जो होगी वो आगे वो एक अंतरिम संसद के रूप में भी काम करेगी। ठीक है, यानी कि एक अंतरिम विधायिका के रूप में भी काम करेगी। ठीक है, और इसके द्वारा अगले चरण में क्या होगा कि जो चुनाव होगा उसमें जो बहुमत आएगा दलों को, उनसे मिलाकर एक अंतरिम सरकार का भी गठन किया जाएगा, जो भारत में संविधान के निर्माण और उसके लागू होने तक, अंतरिम नई सरकार बनने तक, जो भविष्य में भारत का संविधान बनेगा उसके अनुसार जो सरकार बनेगी, वहां तब तक इस सभा के द्वारा जो सरकार गठित की जाएगी वो अंतरिम सरकार के रूप में काम करती रहेगी। ठीक है, ये बात की गई। तो देखिए संविधान सभा के द्वारा क्या हुआ, अभी हम संविधान इस वाले पॉइंट को हम लोग अगले वीडियोज में बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वे में देखेंगे। यहां पर जो है हम अभी इसकी बात कर लें। तो संविधान सभा ने जो प्रस्ताव दिया, उसने कहा कि जो है 296 प्लस 93 सीटों की बात इसने की थी कि 296 सीट जो होंगे वो निर्वाचित होंगे, जो ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे, और 93 देशी रियासतों के द्वारा भरे जाएंगे, ये संविधान सभा होगी। तो इन 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। 296, अभी हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप समझिए क्या, इन 296 सीटों में 208 सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती, चुनाव हुआ संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा जो चुनाव हुआ वो चुनाव हुआ जुलाई और अगस्त 1946 में। संविधान सभा के प्रस्ताव, संविधान सभा ने जो प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव दिया उसके तहत चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस ने जीती और 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीती। ठीक है, और जो है 15 अन्य जो सीटें थी वो बड़े छोटे छोटे दल और समूहों ने जीती। तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। तो इस रिजल्ट के आधार पर जो है 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन करने की घोषणा की गई, कि गठन की घोषणा की गई। ठीक है, और फिर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना होगा। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। प्रारंभ में इस अंतरिम सरकार में जो है सिर्फ कांग्रेस के ही लोग शामिल थे, और मुस्लिम लीग ने जब रिजल्ट आया तो मुस्लिम लीग अपने आप को
कैबिनेट, तो उसने क्या किया फिर, जब रिजल्ट उनके प्रतिकूल आया, 73 सीटें जीते केवल, और भी यो समझिए कि 79 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी, वो भी वो पूरा नहीं जीत पाए। तो इनका एक भ्रम जो और एक दावा था वो खोखला साबित हुआ कि वही एकमात्र मुस्लिम दल, मुस्लिमों के प्रतिनिधित्वात्मक संस्था है। तो इसने क्या किया, जब रिजल्ट इनके प्रतिकूल आया तो इसने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव का बहिष्कार कर दिया कि नहीं, हम नहीं मानते, हमको पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, तो फिर शुरू में इन्होंने अलग हो गए इससे, तो फिर सरकार का गठन किया गया। तो बाद में इन्होंने फिर विचार किया कि नहीं, हमें सरकार में शामिल होकर जो है उनके लिए अड़ंगे की नीति को पालन करना चाहिए, उसमें हम जाके सरकार के काम में बाधा पहुंचाए जो सर। ठीक है, तो उसके बाद फिर अक्टूबर में 1946 में इसमें फिर मुस्लिम लीग को भी शामिल किया गया। 5 सदस्य मुस्लिम लीग के आए। कांग्रेस के जो उसके पहले अंतरिम सरकार में 3 सदस्य थे उनको हटा दिया गया, भाई ठीक है, उनके सीटों को मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल करने के लिए। ठीक है, शायद 26 अक्टूबर की बात है, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। यहाँ से एक टेबल अभी मैं आपको शेयर करूंगा, उस टेबल को आप समझेंगे कि कौन इस अंतरिम सरकार में कौन कौन से पद को कौन संभाला था, और फिर जब मुस्लिम लीग उसमें आई तो उसके कौन कौन से सदस्य थे, उनको क्या क्या मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, तो ये आज की हमारी बात हो गई। हमने कैबिनेट मिशन तक के प्रस्ताव के तहत जो अंतरिम सरकार थी उसकी हम चर्चा कर लिए। अब संविधान सभा और हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया को हम डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अभी, लेकिन मैं अभी एक जो है आपको एक टेबल शेयर करता हूँ, 2 मिनट में इस पर लिख लेता हूँ जी। तो उसके बाद एक पॉइंट आपको और याद रखना है, जैसा कि हमने देखा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत जो अंतरिम सरकार बनी उसमें कुछ प्रमुख नाम और उनको जो विभाग जो कार्य सौंपा गया था वो इसकी एक सूची है जिसको आप एकदम याद रखेंगे। पूछता है, अक्सर प्रश्न पूछते हैं, मिलान करने के लिए पूछ देते हैं। ये कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत जो अंतरिम सरकार अगस्त 1946 में गठित की गई थी वो उसकी सूची है। बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने भी इसको शामिल हुआ, मुस्लिम लीग भी। ठीक है, तो उसके लिए इन 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को इस अंतरिम सरकार में शामिल किया गया था और उनको ये विभाग और कार्य सौंपे गए थे। इनसे भी प्रश्न पूछ लेता है, आप इसको भी याद रखेंगे। और जिसमें लियाकत अली को वित्त दिया गया था, आई चुंदरीगर को वाणिज्य दिया गया था, अब्दुल रब नस्तर को संचार दिया गया था, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि दिया गया था और गजानफर अली को स्वास्थ्य दिया गया था। ठीक है, और इन्हें नियुक्त करने के लिए कांग्रेस ने निम्न लोगों से स्थान खाली कराए थे। पहले ये लोग इसमें शामिल थे, लेकिन बाद में सैयद अली जहीर इनको हटाया गया था, शरद चंद्र बोस जो कि सुभाष चंद्र बोस के भाई थे इनको हटाया गया, और सर सफात अहमद खान को हटाया गया। इन 3 लोगों ने जगह खाली किया। उसके बाद मुस्लिम लीग के इन सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। देखिए, ये नाम अक्सर यहाँ से प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ये नाम आपको बार बार मिलते हैं और याद भी कर लेंगे आप। यहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। इसके लिए कुछ मुझे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते हैं आप। जैसे लियाकत अली, ये वित्त है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर कई बार पूछा गया, आपको याद भी होगा। जैसे और इसमें से अगर पूछ देता है, जैसे आई चुंदरीगर, ये इनका क्या काम है, ये कौन सा काम करते हैं, किस विभाग क्या इनको मिला था, तो आप ऐसे याद करते हैं। चुनरी से आप चुनरी समझ सकते हैं। चुनरीगर मतलब जैसे सौदागर होता है, उसी तरह से चुनरीगर आप समझ लीजिए कि चुनरी का जो व्यापार करता है, वाणिज्य करता है, व्यवसाय करता है, तो वाणिज्य मंत्रालय इनको मिला था। अब्दुल रब नस्तर को आप समझिए क्या है कि वो तीर के जैसा, तीर, तो तीर में क्या होता है, बहुत तेज वेग होता है। अगर उसमें हम कोई चिट्ठी पत्री बांध दे तो बहुत तेजी से लेके चला जाता है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से भेज सकते हैं। तो आप संचार का उसको जोड़ सकते हैं। अब्दुल रब नस्तर जो है वो संचार का काम कर सकता है। या आप जो है, शान फिल्म थी, उसमें एक अब्दुल नाम का व्यक्ति था जो अक्सर गाना गाता था, नाम मेरा अब्दुल, मैं सबकी खबर रखता हूँ। यानी उसका जो कम्युनिकेशन पावर था वो बहुत ज्यादा था, बहुत बढ़िया था उसका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था, यानी संचार का। तो आप उससे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं चीजों को। फिर जोगेंद्र नाथ मंडल जिनको विधि मिला हुआ था। मंडल जो अक्सर हम देखते हैं कि मंडल जब बनाया जाता है, कोई कमेटी बनाई जाती है, तो कोई विधि विधान के प्रस्तावों को लाने के लिए, उसको बदलाव के लिए, तो उससे आप याद रख सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। गजानफर अली खां, स्वास्थ्य से संबंध था। अगर आपका शरीर गज जैसा भारी भरकम हो, खूब तंदुरुस्त हो, ताकतवर हो, इसका मतलब क्या है, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप लिंक करके इन लोगों के नाम और इनके विभागों को याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है।
और इन तीनों लोगों का भी नाम आप याद रखें। अक्सर हम इस पे चर्चा नहीं करते हैं, यही याद रखते हैं कभी कभी, लेकिन प्रश्न की बनने की संभावना तो यहाँ से भी विद्यमान है। ठीक है, तो मित्रों आपको आज की वीडियो, आज की क्लास कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, इसमें कमेंट करिए और इसको अधिक से अधिक जो है अन्य प्रतियोगी छात्रों तक शेयर करिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।